हाय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 मापन और मात्रा को आगे बढ़ाते हुए उसी क्रम में आज दूसरा वीडियो हम लेके आपके लिए प्रस्तुत हुए हैं, जिसमें हमने इससे पहले वाले वीडियोज़ में हमने आपसे बात किया था कि भौतिक राशि किसे कहते हैं, राशि क्या होती है, मापन किसे कहते हैं और मापन की हमारे दैनिक जीवन में आवश्यकता क्यों पड़ी। इन सब चीज़ों पर हमने डिस्कस आपसे किया था पिछले वीडियोज़ में। यदि आपने हमारा वो पिछला वीडियोज़ नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो के देखिए, इसके बाद ये जो वीडियो हम प्रोवाइड करा रहे हैं आपको, इस वाले वीडियो के देखिए ताकि आपको 1 बाय 1 चीज़ें समझ में आएँ अच्छी तरह से। ठीक है, तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बेटा। तो आज हम आंकिक मान के बारे में बातचीत करेंगे। आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू इसे कहते हैं, जिसे आंकिक मान या संख्यात्मक मान या फिर अंक या गिनती आप कह सकते हैं ना। इन सब चीज़ों से रूबरू हमने कल आपको कराया था कि आंकिक मान कहते किसे हैं, संख्यात्मक मान क्या है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। और लगे हाथ हमने आपसे ये भी बताया था कि यदि किसी कोई भौतिक राशि है, यदि उसको वो ये रिप्रेजेंट कर रही है या किसी छड़ की लेंथ है, लेंथ एज ए भौतिक राशि ही होगी और उस छड़ की लंबाई 5 मीटर दे रहा है, तो इस कथन से आप क्या समझते हैं। तो मैंने कल बताया था आपको कि यदि दे रहा है किसी छड़ की लंबाई 5 मीटर है, इस कथन से आपका क्या अभिप्राय है। तो इस कथन से यही अभिप्राय है कि जो लंबाई का मात्रक मीटर है उसमें कितनी बार इंक्लूड है, 5 बार इंक्लूड है। कितनी बार जुड़ा हुआ है, 5 बार। 5 मीटर का क्या मतलब है, जो भौतिक राशि का मात्रक मीटर है वो उस छड़ की लंबाई में कितना बार इंक्लूड है, 5 टाइम्स। क्योंकि 5 मीटर कब बना होगा, 1 मीटर ऐसे कर करके तभी तो 5 मीटर बना होगा। अब इसके बारे में भी हमने बताया था कि 1 मीटर ही क्यों ले रहे हैं, क्यों नहीं यहाँ पे 2 मीटर और फिर 1 मीटर लिखते हैं। तो स्टैंडर्ड जो मानक बनाया गया था बेटा, वो स्टार्टिंग में 1 मीटर ही बनाया गया था, इसलिए हम 1 ऐसे लिख के इसे 5 टाइम्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये चीज़ इसी चीज़ को बताता है, यानी 5 मीटर हो या फिर 2.5 किलोग्राम हो या कुछ भी लिखा हो, वो किस चीज़ को इंडिकेट करेगा। तो ये यही बताएगा कि दी गई भौतिक राशि में उसका जो यूनिट यानी मात्रक है वो उसमें कितनी बार इंक्लूड है। परिमाण, संख्यात्मक मान क्या होता है, ये सब का मतलब, इसको परिमाण भी आप कह सकते हैं। ठीक है, परिमाण का मतलब भी आंकिक मान से ही होता है। तो इसके बारे में हमने कल आपसे डिस्कस किया था कि आंकिक मान कहते किसको हैं और क्या इसका यूज़ है हमारे दैनिक जीवन में। ठीक है, तो दूसरा जो इसमें टॉपिक आता है, जो पॉइंट हमने लिखाया था कि किसी भी भौतिक राशि को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 मूलभूत चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। उसमें पहला जो चीज़ था वो था आंकिक मान और दूसरा था उसका मात्रक। तो बात करते हैं यूनिट्स के बारे में, यानी मात्रक के बारे में बात करते हैं। तो हेडिंग लिखेंगे बेटा, मात्रक। मात्रक के बारे में बातचीत करते हैं। मात्रक, यूनिट्स। मात्रक क्या होता है, मात्रक कहते किसे हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसकी परिभाषा हम आपको विथ एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल की मदद से याद कराने की भरपूर कोशिश करते हैं। देखिएगा, तो हमारे पास मूल राशियाँ कितनी हैं, 7, ये आपको पता होगा। उसके अलावा जितनी भी राशियाँ हमारे पास हैं सबकी सब व्युत्पन्न राशियाँ हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कोई मूल राशि ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ ले लेता हूँ लंबाई, जिसका जो मात्रक होता है वो मीटर होता है। मैं इस उदाहरण के माध्यम से आपको मात्रक की डिफिनीशन याद कराने की कोशिश करता हूँ। तो शुरू में, स्टार्टिंग में बेटा, जब 1971 में जब स्टैंडर्ड नहीं बनाए गए थे, हर देश में जो मानक थे वो अलग अलग थे। तो हर देश का जो मानक हुआ करता था वो अलग अलग हुआ करता था। तो बाद में जब 1971 में स्टैंडर्ड बना दिए गए, मानक बना दिए गए, तब से मात्रकों की जो डिफिनीशन है उसे इस प्रकार से हम आपको इंडिकेट बता रहे हैं। देखिए, लंबाई को आप क्या कहेंगे, ये तो मानक मान लिया गया था ना। अब ये लंबाई जो था, इसको देखा गया, या यूँ समझिए कि जो लंबाई थी, इसे शुरू में कितने को हम कहेंगे, 1 मीटर या
1 सेंटीमीटर कितना होगा, उसके लिए वैज्ञानिकों ने एक स्टैंडर्ड तैयार किया, एक मानक तैयार किया, एक मानक बनाया। उस मानक में जो 7 भौतिक राशियां हमारी आईं, उसमें ये मान लिया गया, इन्हें उत्पन्न नहीं किया गया, इन्हें माना गया है। ठीक है, ये 100% प्रमाणित नहीं था कि इतने को 1 मीटर कहेंगे, तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड बनाया गया, एक मान लिया गया कि इतना सेंटीमीटर होगा तो उसे 1 मीटर कह देंगे, ये माना गया है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई इसके बारे में ज्ञात नहीं है। ठीक है, इसे केवल वैज्ञानिकों ने क्या किया, मान लिया कि 100 सेंटीमीटर होगा तो उसे हम 1 मीटर कहेंगे, ये माना गया है। इसलिए इसी को मूल राशि या स्वतंत्र राशियाँ इन सबको कहा जाता है, क्योंकि ये मान ली गई हैं। तो लंबाई को एज ए हम मानक मानते हैं, और ये इसका क्या बनाया गया, मात्रक। ये क्या इसका मात्रक है। अब हम आपसे पूछेंगे कि जो लंबाई है क्या ये भौतिक राशि है कि नहीं। अभी कल ही तो बताया था भौतिक राशि किसे कहते हैं, कि जिसे हम प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, उसी को हम भौतिक राशि कहेंगे। तो लंबाई भौतिक राशि हुई कि नहीं, तो आप कहेंगे जी हाँ हुई। और इसका जो मानक तैयार किया गया वो मीटर तैयार किया गया था। तो अब मात्रक की परिभाषा आप ध्यान से सुनिएगा, कैसे मात्रक की परिभाषा बनाएंगे। तो ये हो गई कोई भौतिक राशि, 7 भौतिक राशियां हैं, उसके बाद भी जो शेष हैं वो भी भौतिक राशियां ही हैं। ऐसा नहीं कि हम वेग को नहीं माप सकते हैं, हम धारा को नहीं माप सकते हैं, धारा को भी तो मापने के लिए हमारे पास उपकरण बनाया गया है ना। मीटर जो है उसे क्या करते हैं, धारा माप लेते हैं, स्पीडोमीटर है, चाल वगैरह माप लेते हैं। ठीक है, तो हर चीज़ को मापने के लिए हमारे पास उपकरण है, इसको हम भौतिक राशि तो कह ही सकते हैं। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जिन मानकों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, ये जो मैंने लिखा है मीटर, इसको मानक बना लिया जाएगा, इसको मानक तैयार किया गया। ठीक है, कि इसको लंबाई को किस में नापेंगे, मीटर में। यदि उस समय कह दिया गया होता कि लंबाई को हम किलोग्राम में नापते, तो आज भी हम किलोग्राम में ही लेंथ को नापते हैं, लेकिन उसमें स्टैंडर्ड जब तैयार किया गया तो लंबाई को किस में मेज़र किया गया, मीटर में। तो लंबाई एक भौतिक राशि हो गई। तो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जिन मानकों की आवश्यकता पड़ती है, ये मानक ही उस भौतिक राशि के मात्रक कहलाते हैं। एक बार फिर से याद कराते हैं, किसी भौतिक राशि को मापने के लिए जिन मानकों की आवश्यकता पड़ती है, वे मानक ही उस भौतिक राशि के मात्रक कहलाते हैं। याद हुआ। मैं चीज़ों को 2-3 बार इसलिए रिपीट कर देता हूँ वीडियोज़ में, ताकि आपको एक ही बार में चीज़ें याद हो सके, है ना। ऐसा नहीं कि मैं एक ही चीज़ को कई बार रिपीट करता हूँ तो इसीलिए, ताकि आप 2-3 बार चीज़ों को ध्यान से सुने तो आपको परिभाषा याद हो जाए तुरंत ही। ठीक है, फिर से समझिएगा, किसी भौतिक राशि को मापने के लिए जिन मानकों की आवश्यकता पड़ती है, ये मानक ही उस भौतिक राशि के मात्रक कहलाते हैं। अब कोई दूसरी भौतिक राशि भी आप ले सकते हैं, जैसे समय। इसका जो मानक तैयार किया गया था वो था सेकेंड। अब उसी तरह इसको भी परिभाषित करिए, समय क्या है, भौतिक राशि है कि नहीं। समय को आज हम माप सकते हैं कि नहीं जी, 1 सेकेंड, 1 घंटा, 60 मिनट माप सकते हैं ना। तो ये भौतिक राशि हुआ कि नहीं हुआ। तो किसी भौतिक राशि को मापने के लिए जिन मानकों की आवश्यकता पड़ेगी, ये मानक ही इस भौतिक राशि के मात्रक कहलाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से डिफिनीशन याद हो गया होगा। अब मैं इस परिभाषा को यहाँ पे राइट डाउन करता हूँ, उसके बाद आपको आगे लेके चलता हूँ। ठीक है, तो पहले हम परिभाषा लिखते हैं मात्रक का। मात्रक की हम परिभाषा लिखते हैं यहाँ पे, लिखिएगा, किसी भौतिक राशि को मापने के लिए जिन मानकों की आवश्यकता पड़ती है, जिन मानकों की आवश्यकता
पड़ती है उसे ही उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। मात्रक कहते हैं। जैसे पूछा जाए, जैसे तो लंबाई का जो मानक तैयार किया गया वो क्या था? मीटर। समय का यदि आप माने मानक तो सेकेंड है। ऐसे और भी हमारे पास भौतिक राशियां हैं जिनका मानक तैयार किए गए हैं। ठीक है, तो मात्रक की परिभाषा आपको अच्छे से याद हो गई होगी। अब बात करेंगे कि ये जो यूनिट्स है हमारे लाइफ में, इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई। मेज़रमेंट तो ठीक था कि वस्तुओं को मापेंगे कैसे, उसकी जो आवश्यकता थी इसीलिए थी कि चीज़ों को मापने के लिए कोई ना कोई प्रमाणिक उपकरण होना चाहिए, कोई ना कोई स्टैंडर्ड तैयार होना चाहिए जिसके तहत लेन देन में कोई दिक्कतें न हों। हालांकि आज भी आप देखते हैं कि बहुत सारे जो गांव एरिया हैं उसमें भी मापन के अलग अलग जो यूनिट्स हैं वो बनाए गए हैं। जैसे अभी देखते हैं आपकी कहीं गाँवों में छटांग होता है द्रव्यमान को मापने के लिए, कहीं पसेरी का इस्तेमाल किया जाता है ना, कहीं मन का भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन स्टैंडर्ड तौर पर यदि देखा जाए, स्टैंडर्ड जो मानक तौर पे बनाया गया है वो ये सब नहीं है। स्टैंडर्ड ये बनाए गए हैं, जैसे लंबाई है स्टैंडर्ड बनाई गई है, समय को स्टैंडर्ड बनाया गया है। तो जब भी स्टैंडर्ड यानी एक देश से दूसरे देश इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात आती है तो वहाँ पे ये जो देहात वाले जो यूनिट्स हैं उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसके लिए जो मानक तैयार किए गए उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं बेटा कि मात्रक की नेसेसरी, मात्रक आवश्यक क्यों हुआ हमारे जीवन में, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो मात्रक की आवश्यकता हमारे जीवन में इसीलिए पड़ी ताकि यदि यूनिट के बारे में हमें ये पता नहीं होता या ये मात्रक जो बनाए नहीं गए होते तो आज हम लंबाई को न जाने किस में मापते। यदि लंबाई का जो मानक मीटर बनाया गया है ये नहीं रहा होता हमारे लाइफ में तो लंबाई को हम मापते किस में, समय को किस में मापते, ताप को किस में मापते। तो एक निश्चित पैमाना तैयार करने के लिए कि इस चीज़ को इसी यूनिट्स में मेजरमेंट किया जाएगा, उसके लिए हमें उस दी गई भौतिक राशि का यूनिट्स तैयार करना पड़ा। ठीक है, आगे बात करते हैं कि जो हमारे पास मात्रक है और जो संख्यात्मक मान है या अंकिक मान है उसमें कैसा रिलेशन होता है। उसमें कैसा रिलेशन होता है। ठीक है, तो हेडिंग लिखेंगे मात्रक एवं संख्यात्मक मान में संबंध। संख्यात्मक मान में संबंध, रिलेशन बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट्स। तो संख्यात्मक मान और मात्रक में कैसा रिलेशन होता है ये जानने के लिए हम आपको बेहद छोटे छोटे उदाहरण के तौर पे रिलेशन शो कराएंगे। फिर बाद में हम प्रूव करके दिखाएंगे आपको कि यूनिट्स और न्यूमेरिकल वैल्यू में कैसा रिलेशन होता है। तो मान लीजिए, कल्पना करिए कि आपके पास 1 kg, क्या चीज़, 1 kg चीनी है। कितना kg? 1 kg चीनी है आपके पास। ठीक है, तो यदि मैं आपसे एक बात पूछूं कि यदि आपके पास 1 kg चीनी है, इस 1 kg चीनी को क्या आप 1000 ग्राम लिख सकते हो? तो आपका जवाब होगा जी हाँ। 1 किलोग्राम में तो 1000 ग्राम होता है, तो 1 किलो चीनी को हम 1000 ग्राम कह सकते हैं क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं, बराबर हैं। तो राइट डाउन तो कर सकते हैं यानी लिख सकते हैं। फिर मैं आपसे कहूँ कि इस 1000 ग्राम को, या यूँ कहिए कि 1 किलोग्राम को हम यदि डेसीग्राम में बदलना चाहें तो इसे हम 10,000 डीजी बोले तो डेसीग्राम लिख सकते कि नहीं? आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं, ये भी तो इसी के इक्वल है, इसी के समतुल्य है, आसानी से लिख सकते हैं। मैं पुनः आपसे पूछूं
कि मैं 1 किलोग्राम को यदि सेंटीमीटर में राइट डाउन करूं तो क्या मैं इसे 1 लाख, ठीक है, 1 लाख सेंटीग्राम लिख सकता कि नहीं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सेंटीग्राम बोले तो सीजी, ठीक है। और यदि मैं चाहूँ इसे तो मिलीग्राम में भी लिख सकता हूँ, 10 लाख मिलीग्राम, क्योंकि ये सब के सब आपस में क्या है, बराबर है। जो पैमाना हमारे पास है उस पैमाने के हिसाब से ये सब आपस में क्या है, बराबर है कि नहीं जी? बिल्कुल है। तो आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे जो गिनती है ये 1 है और इसका मात्रक क्या है, किलोग्राम। जब यहाँ पे जो आंकिक मान है, जो गिनती है, संख्यात्मक मान है या यूँ कहिए जो अंक है, जब ये छोटा है तो इसका जो यूनिट्स है किलोग्राम वो बड़ा है। जब इसका संख्यात्मक मान बढ़ के 1 से 1000 हो गया तो इसका जो यूनिट है वो किलोग्राम से घट के ग्राम हो गया। आपको तो पता होगा ना कि किलोग्राम बड़ा कि ग्राम बड़ा, तो आप कहेंगे सर किलोग्राम बड़ा है, ग्राम छोटा है। फिर जब आप देखेंगे कि ये 1 से 10,000 हो गया, 1 से 10,000 हो गया, तो जो यूनिट्स है वो ग्राम से डेसीग्राम हो गया। यानी निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि जैसे जैसे हम आंकिक मान को बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे उसका जो यूनिट है यानी जो मात्रक है वो छोटा होता जा रहा है। हो रहा है कि नहीं? आप कहेंगे ऑब्वियस सी बात है, हो रहा है। अच्छा, इन दोनों का जब हम गुणा कर रहे हैं, संख्यात्मक मान का उसके यूनिट के साथ जब गुणा कर रहे हैं, तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि ये संख्यात्मक मान और इसके जो यूनिट्स हैं उन दोनों का जो गुणनफल आ रहा है बार बार, ये किसी न किसी चीज़ के तो बराबर होगा ना। अरे भाई 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम बराबर 10,000 डेसीग्राम बराबर 1 लाख सेंटीग्राम बराबर कर लीजिए 10,000 मिलीग्राम, ये सब आपस में बराबर आ रहे हैं। तो आखिर बराबर किसके होंगे? किसी न किसी भौतिक नियतांक के तो बराबर होंगे ना, किसी चीज़ के तो बराबर होंगे। ऐसा थोड़ा कि आपके पास यदि पैसा है, बहुत ज़्यादा पैसा है, तो आप किसी न किसी अरबपति या खरबपति या अमीर आदमी के समतुल्य तो होंगे ना, तुलना तो आपकी की जाएगी ना जी। ठीक उसी प्रकार यदि इन सब का जब मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं इसके संख्यात्मक मान में उसके मात्रक का, तो ये बार बार सब इक्वल आ रहे हैं, बट किसके? ये सब इक्वल होंगे किसी न किसी भौतिक नियतांक के। और वो भौतिक नियतांक हम क्या मान लेते हैं कि मान सकते कि नहीं कि जब हम संख्यात्मक मान में उसके मात्रक का गुणा करेंगे तो कोई भौतिक स्थिरांक आया होगा जो बार बार इन दोनों का गुणा करने पर उसी के बराबर आ रहा होगा। हम मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत है? नहीं ना। देखिए, तो हम ये मान लेते हैं कि जो आंकिक मान है उस आंकिक मान को हम n से दिखा लेते हैं और जो उसके यूनिट्स हैं उसे u से दिखा लेते हैं, ठीक है? तो पहली वाली जो गिनती हमारे पास है, प्रथम नंबर जो है उसे n1 मान लेते हैं और जो यूनिट्स है उसे u1 मान लेते हैं। सेकेंड वाले केस में जो यूनिट है, सॉरी नंबर है, उसे n2 मान लेते हैं और यूनिट को u2 मान लेते हैं। ठीक इसी प्रकार इसे n3 और u3 और इस वाले को n4 और u4 कह सकते हैं और ये सब के सब आपस में इक्वल हैं एक नियतांक k के। तो यहाँ से यदि हम आपसे बात करें कि n1 का u1 में गुणा करें, चाहे n2 का u2 में या n3 का u3 में या n4 का u4 में, ये सब आपस में क्या है, इक्वल है। इस बात का ये मतलब है कि यदि हम संख्यात्मक मान में उसके मात्रक से गुणा करें तो एक कोई न कोई भौतिक स्थिरांक आएगा, कोई न कोई भौतिक स्थिरांक आएगा। n1 u1 = n2 u2, ये सब के सब k के बराबर हैं। तो इसका मतलब है न्यूमेरिकल वैल्यू में उसके यूनिट से मल्टीप्लिकेशन यदि किया जाएगा तो वो किसी न किसी भौतिक स्थिरांक के बराबर आएगा। लेट्स सपोज जो भौतिक स्थिरांक k है। तो यहाँ से यदि एक बात समझें तो n का जो वैल्यू आएगा, यदि n का वैल्यू निकालें तो n = 1k/u हो जाएगा कि नहीं? ये गुणा में है भाई, राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा। और आपको पता है कि जब हम बराबर का साइन या k को हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी का क्या लगाते हैं, चिन्ह लगाते हैं, साइन लगाते हैं ना, नियतांक लगाते हैं ना। नियतांक को हटाएंगे तो समानुपाती का चिन्ह लगाते हैं। तो n = 1/u आएगा। k को हटाएंगे भाई
तो k को हटाने पर क्या आएगा, k को हटाएंगे तो उसके जगह क्या लगाते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी का निशान लगाते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ से देख के आपको क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि मात्रक और संख्यात्मक मान में कैसा रिलेशन होगा कि एक यदि बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, घटेगा। यानी संख्यात्मक मान यदि बढ़ता है तो उसका मात्रक छोटा होगा, और यदि मात्रक बढ़ता है तो उसका संख्यात्मक मान छोटा होगा, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण आपके आंखों के सामने है कि जब 1 किलोग्राम था तो उसमें किलोग्राम बड़ा यूनिट था द्रव्यमान का और संख्या 1 थी। जैसे ही हमने यूनिट्स को छोटा किया, उसका जो संख्यात्मक मान है ऑटोमेटिक 1 से 1000 हो गया। पुनः मैंने मात्रक को छोटा करते गया तो संख्यात्मक मान बढ़ते जा रहा है। तो संख्यात्मक मान और मात्रक में कैसा रिलेशन होता है, तो आप कहेंगे सर उल्टा रिलेशन होता है, व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन होता है। तो इस बात को यहाँ पे राइट डाउन कर देता हूँ कि संख्यात्मक मान एवं मात्रक में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है, ठीक है। तो यदि 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन यूनिट्स एंड न्यूमेरिकल वैल्यू, तो आपका जवाब होगा कि संख्यात्मक मान और उसके जो मात्रक हैं उसमें उल्टा रिलेशन होता है, यूँ कहें व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इस बात का मतलब है कि एक चीज़ के बढ़ने पर दूसरी चीज़ क्या होगी, घटेगी। एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, घटेगा, ठीक है। तो आगे बात करते हैं बेटा, आगे बात करते हैं। और यदि चीज़ें आपको अच्छे से कंसेप्ट आपका क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य किया करिए बेटा। आगे बात करते हैं बेटा कि जो हमारे पास भौतिक राशियां हैं उनकी संख्या कितनी है और उनको 1 बाय 1 डिफाइन करेंगे, ठीक है। आइए बात करते हैं भौतिक राशियों के प्रकार। भौतिक राशियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। भौतिक राशियाँ 2 तरह की होती हैं बेटा। भौतिक राशियाँ कितनी तरह की होती हैं, 2 तरह की। तो भौतिक राशियों के प्रकार में लिखेंगे, भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है, या ये 2 प्रकार की होती हैं, ऐसे लिख लेंगे, ये 2 प्रकार की होती हैं पहला मूल राशि, दूसरा व्युत्पन्न राशि। तो राशियाँ बहुत सारी हैं इसलिए राशि ना लिखे राशियाँ लिख देते हैं। मूल राशियाँ और दूसरी व्युत्पन्न राशियाँ। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़, ये 2 तरह की राशियाँ होती हैं, ठीक है। और इसी के साथ 2 तरह के आपके यूनिट्स भी होते हैं, मूल मात्रक होता है और व्युत्पन्न मात्रक भी होते हैं। तो पहले हम ये जानेंगे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहते किसे हैं, उसके बाद हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में बातचीत करेंगे। तो हेडिंग लिखते हैं मूल राशियाँ। फंडामेंटल क्वांटिटीज़। मूल राशियाँ किसे कहेंगे बेटा? मूल का मतलब समझते हैं किसी चीज का मूल, उद्गम, जड़, ठीक है। मूल राशि का मतलब होगा जिसे हमने क्या कर लिया था, मान लिया था, एक तरह से मानक तैयार कर लिया था उसे। वो कहाँ से आई, कैसे आई, ये सब चीज़ें नहीं, उसे हमने स्टैंडर्ड केवल मान लिया कि इसे ये कहेंगे, ये यूनिट्स बना दी गई। तो मूल राशियाँ उस राशि को कहेंगे
जिन्हें मानक मान लिया गया था, या यूं कहिए कि जिसकी उत्पत्ति संभव ना थी, जिसकी उत्पत्ति संभव नहीं थी, उसी को क्या कहा गया? मूल राशि। समझ पा रहे हैं? देखिए लिखते हैं, मूल राशि की परिभाषा लिख रहे हैं। वे भौतिक राशियां, बार बार फिजिक्स में बेटा भौतिक राशि या राशि शब्द आएगा, जिसको मैंने कई बार बता दिया आपको कि भौतिक राशि का मतलब वे राशियां जिन्हें हम डायरेक्ट अथवा इनडायरेक्ट, बोले तो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नाप तौल कर सकते हैं, उसी को क्या कहेंगे? भौतिक राशि। तो वे भौतिक राशियां जिनकी उत्पत्ति संभव नहीं है, अर्थात जिन्हें मानक मान लिया गया, जिन्हें मानक मान लिया गया उसे मूल राशियां कहते हैं। मूल राशियां कहते हैं। डिफिनीशन रटिएगा नहीं बेटा, हर चीज को खुद से थोड़ा जोड़ के, सोच के, दिमाग लगा के याद करेंगे ना, तो ये कॉन्सेप्ट आपके साथ रहेगा। रट्टा मार के पढ़ेंगे तो कुछ दिन बाद क्या होगा? खत्म, समाप्त हो जाएगा। एक दो बार आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे, सोचेंगे, ये आदमी से बड़ा कोई चीज़ है जी। कोई भी समस्या को सॉल्व कौन करता है? इंसान ही ना करता है। तो कोई भी समस्या हो, उसका निराकरण हमारे पास है कि नहीं है? तो एकदम घबराइए मत। ये याद कैसे नहीं होगा? आपके अंदर भी उतनी ताकत है, बस ज़रूरत है तो लगन और मेहनत की। लगन और मेहनत है तो दुनिया की हर चीज़ आपकी है। ठीक है? वे भौतिक राशियां जिनकी उत्पत्ति संभव नहीं है, अर्थात जिन्हें मानक मान लिया गया, उसे क्या कहते हैं? मूल राशियां। इनकी संख्या कितनी है बेटा? तो इनकी संख्या हम लिख रहे हैं यहाँ पे। तो इसी लगे हाथ पहले हम मूल मात्रा की भी बात कर लेते हैं, फिर एक चार्ट बनाते हैं। ठीक है? तो मूल मात्रा की बात कर लेते हैं पहले। फंडामेंटल यूनिट्स। मूल मात्रक कहते किसे? तो मूल राशियों के मात्रक को ही मूल राशियों के मात्रक को ही मूल मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक कहते हैं। समझ पा रहे हैं भाई? जो 7 मूल राशि बनाई गई, उसका मात्रक भी तो बनाया गया होगा। ऐसा थोड़ा कि राशि बना दी गई, मात्रक का था पता नहीं। कि आप पैदा हो गए, आपका कुछ नाम ही नहीं है। ऐसा हो सकता है? अरे आपका नाम कुछ तो होगा, कल्लू, मल्लू, गोलू, डब्बू, कुछ तो होगा कि नहीं होगा? बिना नाम के आप नहीं ना होंगे। ठीक उसी प्रकार यदि मूल राशि बनाई गई तो उसका मात्रक भी तो बनाया गया होगा ना। तो जो मूल राशि का मात्रक होगा उसी को क्या कहेंगे? मूल मात्रक। जो मूल राशियां हैं उसी के यूनिट्स को, उसी के मात्रक को क्या कहेंगे? मूल मात्रक कहेंगे। इसमें जैसे पूछा जाए तो क्या बता सकते हैं? जैसे मीटर आ जाएगा, सेकेंड आ जाएगा, केल्विन आ जाएगा, ऐसे और भी हैं, है ना? 7 हैं। तो फिलहाल के लिए ऐसे लिख लीजिए। फिर हम चार्ट बना रहे हैं कि मूल राशियाँ कितनी हैं और मूल मात्रक कितने हैं। उसके बाद बात करेंगे व्युत्पन्न राशि के बारे में। ठीक है?
लिखिएगा, एक तरफ लिखिएगा बेटा मूल राशियां और दूसरी तरफ लिखेंगे उसके मूल मात्रक। और आप चाहें तो प्रतीक भी इनके लिख सकते हैं, सिंबल है ना, सिंबल भी आप लिख सकते हैं, जिसका इस्तेमाल हम अगले चैप्टर में जब आपको डायमेंशन पढ़ाएंगे बीमा, वहाँ पे प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। तो मूल राशियों को याद करने का एक ट्रिक भी होता है, उस ट्रिक के माध्यम से भी आप उन 7 मूल राशियों को आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो वो ट्रिक लिख सकते हैं। ये ट्रिक होता है, दरअसल ताबीज पहनो, दरअसल ताबीज पहनो। ये वो ट्रिक है जिसके माध्यम से आप 7 के 7 मूल राशियों को यूं चुटकियों में याद कर सकते हैं। द से क्या होगा बेटा, द्रव्यमान होगा। द से क्या होगा, द्रव्यमान, जिसका जो मात्रक बनाया गया वो किलोग्राम बनाया गया। क्या बनाया गया, किलोग्राम, यानी किग्रा लिख देते हैं। शॉर्टकट में किससे रिप्रेजेंट करेंगे, केजी से। ठीक है, तो ऐसे द्रव्यमान का स्टैंडर्ड हमें चाहेगा, हमें किलोग्राम को तो हम केजी से दिखाते ही हैं, लेकिन हम मूल राशि का सिंबल यहाँ पे लिख रहे हैं। जो प्रतीक हम लिखेंगे वो किसका, मूल मात्रा का नहीं, मूल राशि का। तो द्रव्यमान का जो सिंबल बनाया गया, द्रव्यमान का जो सिंबल बनाया गया बेटा वो एम है। क्या है, एम। मास होता है ना अंग्रेजी में, मास माने द्रव्यमान होता है ना जी, तो सिंबल रूप में एम याद कर लेंगे। मूल राशि जो द्रव्यमान है उसे हम एम से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका इस्तेमाल हम डायमेंशन वाले चैप्टर में करेंगे। ओके जी, उसके बाद बात करते हैं, द से तो हो गया द्रव्यमान, द र दोनों समझ के द र दोनों से क्या समझेंगे, द्रव्यमान। द्रव में र आ रहा है ना, छोटा सा थोड़ा सा डंडा लगा हुआ है, तो दर मतलब क्या हो जाएगा, द्रव्यमान। स से समझिए समय, स से क्या समझेंगे, समय। समय का माना क्या हो जाएगा, सेकेंड। समय का क्या हो जाएगा माना बेटा, सेकेंड। तो टाइम, समय को अंग्रेजी में टाइम कहते हैं, तो इसका जो सिंबल है वो क्या है, टी। छोटका टी नहीं, बड़का टी, छोटा टी नहीं, बड़ा टी। उसके बाद ल से क्या होगा, लंबाई। ल से क्या होगा, लंबाई। ल से क्या होगा, लंबाई। लंबाई का माना क्या बनाया गया, मीटर। क्या बनाया गया, मीटर। लंबाई को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लेंथ। सिंबल का होगा एल। एक ही अक्षर लेंगे, फर्स्ट लेटर लेंगे उसके इंग्लिश वर्ड का फर्स्ट लेटर। उसके बाद ता लिखा है, ता मतलब ताप, ता मतलब ताप, ता माने ताप। ताप का मात्रक केल्विन, ताप का मात्रक केल्विन। हालांकि केल्विन के अलावा आप यहाँ पे सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, र्यूमर, फ़ारेनहाइट भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड जो बनाया गया वो ताप का केल्विन ही बनाया गया। वैज्ञानिक केल्विन के नाम पर ही ताप का स्टैंडर्ड केल्विन बनाया गया है। ठीक है, ताप को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, टेम्परेचर। ताप को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में टी आएगा और यहाँ समय का भी टी है, तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए ताप का जो सिंबल बनाया गया वो क्या बनाया गया, थीटा। ताप का जो सिंबल बनाया गया वो क्या बनाया गया, थीटा। ता से तो ताप हो गया। फिर लिखा बी। बी मतलब ब से याद करेंगे, बी मतलब ब से याद करेंगे। ब से क्या होगा, वैद्युत धारा। ब से क्या होगा, वैद्युत धारा। ब से क्या होगा, वैद्युत धारा। वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। वैज्ञानिक एम्पियर के नाम पर क्या रख दिया गया, वैद्युत धारा का मात्रक बना दिया गया एम्पियर, क्योंकि इसने धारा के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें प्रोवाइड कराया था, बताया था वैद्युत धारा के बारे में, इसलिए वैद्युत धारा का यूनिट एम्पियर के नाम पर एम्पियर रख दिया गया। ठीक है, अब वैद्युत धारा को अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो इसका जो सिंबल है वैज्ञानिक के ही नाम पर, वैद्युत धारा का जो सिंबल है कोडिंग भाषा में, वो वैज्ञानिक के ही नाम पर, एम्पियर के नाम पर ही ए बना दिया गया। ठीक है, इसको आपको याद आप चाहो तो कर भी सकते हो, ना भी कर सकते हो, क्योंकि इसका इस्तेमाल लेकिन हम अगले चैप्टर में करेंगे जब बीमा पढ़ाएंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए आपको ये चीज़ें 7 हम मूल राशियाँ लिखा रहे हैं, उनके यूनिट्स आपको याद होने चाहिए, ताकि न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करेंगे तो इनकी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे। उसके बाद ब से वैद्युत धारा हो गया। ज लिखा है, ज मतलब ज्योति तीव्रता। ज मतलब ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडिला। कैंडिला, इसको अंग्रेजी में ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं। तो इसका जो इंग्लिश है उसके बेस पर नहीं, बल्कि कैंडिला को CD कह देते हैं। कैंडिला को किसे दिखा देते हैं, CD से। तो यहाँ पे जो इसका सिंबल बनाया गया वो इसी के यूनिट्स पर रख दिया गया, कैंडिला के। उसके बाद लास्ट में जो बचा है पहनो। पहनो तो वाक्य को पूरा करने के लिए बनाया गया है, केवल प होगा जो हमें मूल राशि के बारे में बताएगा। तो प से हो जाएगा पदार्थ की मात्रा। प से क्या हो जाएगा, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा का मात्रा क्या है, मोल। पदार्थ की मात्रा का मात्रा क्या बनाया गया, मोल।
हालांकि इसका कोई सिंबल नहीं है, बट कुछ किताबों में म्यू वगैरह दे देता है, म्यू दे देता है, ठीक है, सिंबल रूप में म्यू वगैरह दे देता है। तो जब हम डायमेंशन वाले चैप्टर पढ़ाएंगे तो केवल और केवल आपको इन्हीं 5 से मतलब होगा। इन दोनों का वैसे कोई ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी जो ज्योति तीव्रता है उसका कोई डायमेंशन सच में होता नहीं है, सिंबल रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं CD वगैरह। तो ये जो सिंबल है आपको बीमा वाले चैप्टर में इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी होंगे। फिलहाल के लिए इस चैप्टर में कोई इनका नेसेसरी उतना ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये चीज़ें आपको आवश्यक रूप से याद होनी चाहिए कि द्रव्यमान का जो मानक स्टैंडर्ड बनाया गया वो क्या है और इस तरह से, ठीक है। तो ये कुछ भौतिक राशियाँ थी, सॉरी मूल राशियाँ थी, उनके जो यूनिट्स यहाँ पे लिखे गए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं डिराइव्ड यूनिट्स की, यानी व्युत्पन्न राशि की बात करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। बात करते हैं बेटा व्युत्पन्न राशियों की। व्युत्पन्न राशियाँ अंग्रेजी में इसको कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न का मतलब ही आप समझ पाते हैं। व्युत्पन्न मतलब क्या? उत्पन्न करना। व्युत्पन्न मतलब क्या करना? उत्पन्न करना। तो उत्पन्न किससे करेंगे? जब कोई रहेगा तभी तो उससे उत्पन्न होगा। जैसे सृष्टि का जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था तो सृष्टि के निर्माण करने के लिए एक पुरुष और एक स्त्री की आवश्यकता पड़ी थी ना, तभी तो सृष्टि का निर्माण हुआ था। तो इन राशियों को भी, जो राशियाँ व्युत्पन्न हैं, उन्हें भी उत्पन्न करने के लिए किसी न किसी स्टैंडर्ड की आवश्यकता पड़ेगी, किसी न किसी मानक की आवश्यकता पड़ेगी ना। उन्हीं पर तो ये सब क्या होंगे? निर्भर होंगे। उत्पन्न कहाँ से होंगे? जब वो होंगे तभी तो उत्पन्न होंगे। तो व्युत्पन्न राशि को उत्पन्न कहाँ से करेंगे? तो मूल राशि से करेंगे। कहाँ से? मूल राशि जो हमारे पास होगी उन्हीं से हम व्युत्पन्न राशियों को क्या करेंगे? उत्पन्न करेंगे। तो मेरे पास केवल और केवल यदि पूछा जाए कि क्या व्युत्पन्न राशियों की संख्या डिफिनिट है यानी सीमित है, तो जवाब होगा हाँ। जो व्युत्पन्न राशियाँ उनकी संख्या, जो मूल राशियाँ उनकी संख्या तो केवल 7 ही है, लेकिन उसके अलावा जितनी भी आपको क्वांटिटीज़ दिखाई देती हैं, दे आर ऑल डिराइव्ड क्वांटिटीज़। वे सब की सब क्या है? व्युत्पन्न राशियाँ हैं, ठीक है। तो इसकी परिभाषा कैसे बनाएंगे कि मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न राशि को व्युत्पन्न राशि कहते हैं। व्युत्पन्न राशि कहते हैं। मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न राशि को क्या कहेंगे? व्युत्पन्न राशि कहेंगे, ठीक है। अब कहेंगे कुछ समझ में नहीं आया, ये रट्टाफिकेशन की तरह लग रहा है। क्या कहना चाह रहे हैं कि मूल राशि की सहायता से उत्पन्न राशि को व्युत्पन्न राशि कहेंगे? मतलब लंबाई है जो हमारी मूल राशि है, तो उससे कौन सी राशि पैदा हो जाएगी कि वो व्युत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। तो समझिए, जैसे हम बात करते हैं किसी नई मूल राशि की। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे समझाते हैं आपको कि आपको ये बात यदि समझ में नहीं आ रही तो उसके लिए हम एग्जांपल आपको देते हैं। मान लीजिए क्षेत्रफल, मान लीजिए क्या है? क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। होता कि नहीं? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है कि नहीं? बताइए। लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई मानक है कि नहीं? भाई लंबाई तो स्टैंडर्ड बनाई गई थी ना, जब 7 मूल राशियाँ बनाई गई थी तो दूरी को किस में नापते हैं? लंबाई को। चौड़ाई को भी किस में नापेंगे? किलोग्राम में। वो भी तो एक प्रकार की दूरी ना है, तो उसको भी किस में नापेंगे? मीटर में नापेंगे। नापेंगे कि नहीं? नापेंगे ना। तो जो क्षेत्रफल है ये इन्हीं दोनों की सहायता से तो पैदा हो रहा है, क्योंकि लंबाई का जो मानक स्टैंडर्ड है वो मीटर है, चौड़ाई का भी स्टैंडर्ड क्या है? मीटर। और मीटर का मीटर में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? मीटर का स्क्वायर आएगा। तो जो मीटर स्क्वायर जो है ये यूनिट्स है किसका? एक नई मूल व्युत्पन्न राशि है। हमारी मीटर स्क्वायर से एक नई राशि पैदा हो जा रही है। उसका क्षेत्रफल क्या है? एक नई राशि है, क्योंकि वो लंबाई और चौड़ाई जो मूल राशियाँ हैं इनकी मदद से पैदा हो रही है। क्षेत्रफल एक नई राशि, व्युत्पन्न राशि उत्पन्न हो रही है। तो इसके बारे में और डीपली बात करेंगे। कल हम और डीपली में बात करेंगे कि व्युत्पन्न राशि तो ठीक है, और व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, किसे कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक, कैसे हम डिराइव क्वांटिटी को निकालेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। शेष चीज़ें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।